नमस्कार, आप देख रहे हैं जी राजस्थान न्यूज। आपके साथ मैं हूं पुरुषोत्तम वैष्णव और आपके साथ मैं हूं राहुल अवस्थी। न्यूज एंड व्यूज में हमारी कोशिश है उन खबरों का विश्लेषण करने की जिनका सरोकार सीधा आपसे या फिर सरकार से है। इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे प्रदेश के किसानों की बर्बादी की, जिससे जुड़ी गिरदावरी की रिपोर्ट आ गई है। इसके अलावा बात करेंगे बीकानेर के पीबीएम अस्पताल में बदहाली के उस तस्वीर की जहां डॉक्टरों की लापरवाही से किशोर की मौत हो गई। बात बात में सरकार को ब्लैकमेल करने वाले डॉक्टरों ने एक मरीज के जख्मों को देखने की जहमत तक नहीं उठाई। क्यों न माना जाए कि यह हत्या है। और इसके साथ ही हम आरपीएससी की जो बदनामी और जो बदहाली है उसको भी टटोलने की कोशिश करेंगे। इन तमाम खबरों के बीच एक अच्छी खबर यह भी है कि पीएम मोदी ने लेट लतीफी से चल रही ट्रेनों को वक्त से पटरी पर दौड़ाने के लिए रेल मंत्री से जवाब तलब किया है। हर खबर की गहराई से करेंगे पड़ताल और इस पर बातचीत के लिए मौजूद रहेंगे हमारे चैनल हेड और संपादक पुरुषोत्तम वैष्णव। साथ ही होंगे कई खास मेहमान जिनसे जानेंगे हर न्यूज पर उनके व्यूज। न्यूज एंड व्यूज में आज विवादों को लेकर सुर्खियों में आरपीएससी। बदनाम सही, नाम तो हुआ, क्या ये है थ्योरी? पीबीएम अस्पताल की लापरवाही ने ली मासूम की जान। कब होगा इस अस्पताल का इलाज? ट्रेनों की देरी पर प्रधानमंत्री का खत, क्या रेलवे होगा राइट टाइम? लेकिन सबसे पहले आसमान में आफत के बाद रिपोर्ट पर रार के आसार, क्या बन पाएगी राहत की रिपोर्ट? चर्चा शुरू करें उससे पहले देखते हैं आज की पहली अहम खबर। किसानों के नुकसान पर राम भले ही रूठा हो, पर राजे मेहरबान हैं। सरकार की कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा किसानों तक मुआवजा पहुंचे। जिसका जैसा नुकसान हुआ है उसको वैसा ही मुआवजा मिल जाए। इसके लिए केंद्र सरकार से भी मदद की मांग की जा रही है। पिछले दिनों केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री और वित्त मंत्री के दौरों से भी ये संकेत मिले हैं कि सरकार संजीदगी के साथ किसानों के साथ है। वहीं अब विधानसभा में आपदा प्रबंधन मंत्री गुलाब चंद कटारिया ने केंद्र से मदद मांगने की बात कही है। कितने गांवों में खराबा हुआ है, कितनी फसलें नष्ट हुई है, इसको भारत सरकार ने और राज्य सरकार ने गंभीरता से लिया है। शीघ्र ही रिपोर्ट प्राप्त होगी और प्रभावित क्षेत्र के किसानों को इसका लाभ सरकार के द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा। कटारिया ने कहा कि केंद्र से मिलने वाली मदद के 1100 करोड़ रुपए 2 किश्तों में मिलने हैं, लेकिन उन्होंने वित्त मंत्री से पूरा पैसा एक ही किश्त में देने की मांग की है। वहीं रविवार और सोमवार को हुई बारिश का मुद्दा भी एक बार फिर सदन में उठा। जो मुआवजा मिल रहा है ऊंट के मुंह में जीरे के समान है। आज काश्तकार को 1500 रुपए बीघा के हिसाब से लगभग मुआवजा मिलेगा। वो भी तब मिलेगा जब 50% से ज्यादा खराबा होगा। 1500 रुपए के अंदर तो उसकी खेत की हकई, चुकई और यूरिया का पैसा भी नहीं निकलता है। ये सरकार लोगों को सिर्फ भ्रमित कर रही है। वैसे सरकार की मंशा साफ है कि किसानों के नुकसान की भरपाई की जा सके, इसलिए उसने पिछले 2 दिन में हुए नुकसान पर भी गिरदावरी रिपोर्ट मंगा ली है, जो 15 दिनों के भीतर आ जाएगी। इस बारिश में 9 जिलों के किसानों को नुकसान हुआ है। शशि मोहन शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो जो किसानों की बदहाली है और जो ईश्वर की जो कहते हैं प्रकोप जो पड़ा है उस पर हम चर्चा की शुरुआत करेंगे और उसमें सरकार कितना सहयोग कर पा रही है उस पर भी बात करेंगे। इस पर चर्चा के लिए आज हमारे साथ में इस पूरे 1 घंटे के प्रोग्राम में अलग अलग मुद्दों पर बात करने के लिए अलग अलग गेस्ट होंगे। हमारे साथ में होंगे प्रभुलाल सैनी जो कि राजस्थान के कृषि मंत्री हैं। हमारे साथ होंगे कांग्रेस के प्रतिनिधि जो कि कांग्रेस और विपक्ष की तरफ से अपनी बात रखेंगे। हमारे साथ में है मुकेश दाधीच जो कि भारतीय जनता पार्टी सत्तारूढ़ दल के प्रदेश महामंत्री हैं। उसके अलावा हमारे पास किसान नेता बद्री नारायण जी है जो कि किसानों की बदहाली और उनके क्या हालात है उस पर वो चर्चा करेंगे। हमारे साथ में अजमेर से वरिष्ठ पत्रकार एसपी मित्तल साहब जुड़ेंगे और उसके अलावा जो डॉक्टर्स की लापरवाही के कारण से बीकानेर में मौत हुई है उस पर चर्चा के लिए हमारे साथ डॉक्टर अमित गोयल होंगे जो कि आईएमए के वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं। इस चर्चा की शुरुआत हम सबसे पहले जो किसानों का मुद्दा है, कृषि का मुद्दा है, उससे करेंगे और उससे चर्चा की शुरुआत के लिए हमारे साथ में होंगे प्रभुलाल सैनी, धीरज गुजर, मुकेश दादी साहब और बद्री नारायण किसान नेता जो अभी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है।
तो इस पर चर्चा के लिए हम शुरुआत करेंगे मुकेश दादी साहब से, जो कि भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, प्रदेश के महामंत्री हैं। उनसे हम चर्चा की शुरुआत करेंगे। मुकेश जी, प्रदेश के अंदर और पूरे देश के अंदर एक तरीके से लगता है कि राम रूठ गया, सब तरफ बदहाली के हालात हैं। किसानों की खड़ी फसलें जो कि पक गई थी, कटने की कगार पर थी, सब नष्ट हुआ। सरकार जागी है, सरकार ने कोशिश शुरू करी है, गिरदावरी कराई है, प्रारंभिक तौर पर कुछ मुआवजों की भी बात करी है, उधर जो बीमा कंपनियां उनको भी बात करी जा रही है। लेकिन क्या इन सब के बाद में जो केंद्र से जो सहायता आनी है, उसके लिए कब तक आपकी सरकार के प्रयास हैं वो रंग ले आएंगे, और किस तरीके से जो राम रूठा है उनसे राज नहीं रूठेगा? पुरुषोत्तम जी, मैं ये कहना चाहूंगा कि राजस्थान के इतिहास में निश्चित रूप से राम रूठा और जिस प्रकार की वर्षा हुई, बहुत बड़ा खराबा हुआ। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी के अथक प्रयत्न से राजस्थान के इतिहास में पहली बार किसानों के मुद्दे पर 2 दिन के लिए विधानसभा स्थगित होती है और प्रत्येक विधायक अपने क्षेत्र में जाता है, और दूसरे दिन ही सरकार की ओर से एक राहत पैकेज की घोषणा होती है। और 2-3 प्रमुख बातें जो मैं कहना चाहूंगा कि इस बदहाली में किसानों को राहत देने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रयास किया कि पहले पूरे गांव का जो खेतों का हिसाब था उसको गणना के रूप में लिया जाता था। पहली बार खसरे के हिसाब से खराबे को गणना में लिया जा रहा है, और 50% जिस गांव में भी जिसका भी खराबा हुआ है, ऐसे प्रत्येक किसान को सरकार की ओर से राहत देने की घोषणा हो चुकी है। दूसरा, मैं ये कहना चाहूंगा कि केंद्रीय मंत्रीगण भी बार बार आए और राजस्थान का दौरा करके गए, और माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रयास से ही अभी भारत के वित्त मंत्री जी आके गए, और मैं समझता हूं जल्दी सरकार की जिस प्रकार से तुरंत कार्रवाई हुई है, अभी कल ही मुझे जानकारी मिली है कि रिपोर्ट्स लगभग आ चुकी है, गिरदावरी का आंकलन हो चुका है, और जल्दी ही सरकार राहत पैकेज जो दिया उसके अनुसार। किसान नेता बद्री नारायण जी है, मैं उनसे एक बार उनको जोड़ना चाहूंगा। जहाँ की गिरदावरी पूरी हो चुकी है, सरकार अपनी तरफ से कोशिश कर रही है, सरकार के मंत्री लगातार बोल रहे हैं, बद्री नारायण जी, सरकार के मंत्री लगातार बोल रहे हैं कि साहब हम काम कर रहे हैं। मंत्रीगण, विधायकगण दोनों पार्टियों के क्षेत्रों में गए भी, केंद्र के भी मंत्री आए, लगातार दौरे हो रहे हैं। जमीनी हकीकत कुछ नजर आ रही है क्या? नहीं, सरकार ने तुरंत त्वरित कार्रवाई की है, इसके लिए साधुवाद। लेकिन 17,000 करोड़ के नुकसान में 1100 करोड़। जमीनी हकीकत कुछ नजर आ रही है क्या? नहीं, सरकार ने तुरंत त्वरित कार्रवाई की है, इसके लिए साधुवाद। लेकिन 17,000 करोड़ के नुकसान में 1100 करोड़ को क्या कहा जा सकता है? वास्तव में हम इसको क्षतिपूर्ति भी नहीं मानेंगे, मुआवजा भी नहीं कह सकते, राहत पैकेज है। लेकिन राहत भी ऐसी हो जो सम्मानजनक हो, और उसमें संवेदनहीनता जब प्रशासन की दिखाई देती है तो आक्रोश बढ़ जाता है। जैसे अभी लवाण दौसा तहसील है, और लवाण के तहसीलदार ब्रह्मानंद शर्मा के रिश्तेदार चुनाव में हार गए, और उनके हार जाने के कारण उस तहसील का 20% ही और क्षतिपूर्ति के लिए प्रस्ताव भिजवाए गए तहसीलदार के द्वारा। आखिर आसपास की सभी तहसीलों में नुकसान हुआ और 60%, 50% की सिफारिश हुई। लवान के साथ भेदभाव क्यों? इस प्रकार के उदाहरण अंता, छिपाबड़ोद और 12 जिले की कुछ तहसीलों में भी दिखाई देता है। वहां कलेक्टर के पास जब शिकायत गई तो 42 गांवों की सूची भारतीय किसान स्थानीय स्तर पर जो प्रशासन है उसकी तरफ से कहीं न कहीं जो है वो असंवेदनशीलता देखी जा रही है। ऐसा नजर आ रहा है कि वो संवेदनहीन होकर के काम कर रहे हैं। किसानों की जिस तरीके से गिरदावरी होनी चाहिए थी, हर खेत तक संवेदनशील वही बात दे रही है। और ये पुरुषोत्तम जी, मैं ये कहना चाहूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी और मंत्रीगण सब इस काम में इतने सजग हैं कि अगर बद्रीनारायण जी भाई साहब जो बात कर रहे हैं और किसी भी कर्मचारी ने, किसी भी अधिकारी ने इस प्रकार की हरकत किया तो निश्चित रूप से सरकार उसके खिलाफ एक्शन लेगी, कार्रवाई करेगी। एक मैं मुकेश इसमें एक चीज में जोड़ना चाहूंगा, जो बीमा कंपनियों का मुद्दा है,
अभी पिछले आप कई सालों के आंकड़े उठा करके देख लो, जितना वो प्रीमियम लेते हैं उसका आधा भी उनकी तरफ से जो है मुआवजे के तौर पर नहीं दिया जा रहा। मतलब किसानों की जो बदहाली, किसानों की जो गरीबी और जो सारी चीजें, वो उनके लिए आज की तारीख में गले की फांस बन गई है। वो पैसा चुकाते हैं, सरकार अपनी तरफ से उसके अंदर बीमा प्रीमियम देती है, और जो बीमा कंपनियां वो मुआवजे देने के टाइम पे किसी के पास में 15 रुपए और किसी के पास में 50 रुपए का मुआवजा भेजते हैं। तो बीमा कंपनियों पर अंकुश कब लगेगा? जी मैं पुरुषोत्तम जी, निश्चित रूप से ये गंभीर विषय है, और इन सारे बीमा कंपनी का विषय हो चाहे भारत सरकार से रिलेटेड जो विषय हैं, इन सब को लेके माननीय कृषि मंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी चिंतित हैं। और निश्चित रूप से इस बार जो ये सारा घटनाक्रम चला है, उस घटनाक्रम में से एक ऐसा रिजल्ट निकल के आएगा जिससे हमारे साथ में राजस्थान के कृषि मंत्री प्रभुलाल सैनी जुड़ गए हैं। मैं उनको एक बार सीधा जोड़ना चाहूंगा इस डिबेट के अंदर। प्रभुलाल जी, आप खुद खेतों में जा रहे हैं, लगातार हम देख रहे हैं, आप खुद जाकर के जो बदहाली है उसको देख रहे हैं। केंद्र के आपके मंत्री आ गए, आपके केंद्रीय कृषि मंत्री आ गए, आपके वित्त मंत्री आ गए, सबको आस है। राम से लोगों की आस टूट गई, लेकिन आप लोगों से आस बनी हुई कि राज नहीं रूठेगा, राज हमारी सहायता करेगा। अब जमीनी हकीकत कब आएगी, कब जो किसान है उसके पेट में अन्न पहुंच पाएगा, उसके घर में कुछ राहत पहुंच पाएगी? जो प्रशासन है स्थानीय स्तर का, उससे किसानों की शिकायतें आ रही है कि पटवारी खेतों में नहीं पहुंच रहे। कुछ इलाकों में बहुत अच्छा काम हुआ है, लेकिन कुछ इलाकों के अंदर जो स्थानीय अधिकारी है वो नहीं पहुंच रहे। इन सब पे कैसे अंकुश लगेगा? और साथ में वही सवाल कि ये बीमा कंपनियां जो इतना बड़ा प्रीमियम यहां से उठाती है, वो कब ठीक ढंग से इसका जो है वैल्यूएशन करेगी और कब ठीक ढंग से मुआवजे मिल पाएंगे? प्रभुलाल जी। पुरुषोत्तम जी, निश्चित रूप से जो विषय गंभीर है कि राजस्थान में 28 फरवरी, 1 मार्च, 13 मार्च, 14 मार्च, 15 मार्च और पिछले दिनों जिस प्रकार से राजस्थान में ओलावृष्टि, अतिवृष्टि या बेमौसम बारिश हुई है, पहली बार राजस्थान में मैं समझता हूँ इतनी बड़ी तबाही कभी देखने को नहीं मिली। और खासतौर से कुछ जिलों में तो इतनी तबाही हुई कि वहां पर निश्चित रूप से खेतों में फसल काटने की आवश्यकता थी नहीं पड़ी, जैसे कोई रोटावेटर लगा के पूरी फसलों को कटाई करके नष्ट हो गई है। इसलिए इसको माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत गंभीरता से लिया है, और आपदा प्रबंधन विभाग भी निश्चित रूप से जैसा कि अभी मुकेश जी ने कहा कि सरकार बहुत गंभीर है। कर्मचारी अधिकारी यदि कोई अनियमितता करता है तो निश्चित रूप से मैं आपको आश्वस्त करना चाहूंगा, राजस्थान के सभी संभागीय आयुक्त को, जिला कलेक्टर्स को, सारे कृषि अधिकारी को, पटवारीज, तहसीलदार, एसडीएम सहित सभी जनप्रतिनिधियों को 2 दिन के लिए विधानसभा को स्थगित करके अपने अपने क्षेत्रों में भेजा था। और जब जनप्रतिनिधि अपने किसानों के साथ, जहां ओलावृष्टि से नुकसान हुआ, अतिवृष्टि से नुकसान हुआ, वो किस अधिकारियों के साथ में जनप्रतिनिधियों में निश्चित रूप से गश्त गिरदावरी कराने में सहयोग प्रदान किया है। आज जैसा कि राज्य सरकार के द्वारा ये घोषणा की गई है कि राजस्थान में 37,000 से अधिक जो गांव बसे हुए हैं, और उन गांवों में यदि हम देखते हैं 7,759 ऐसे गांव हैं जहां पर 50% से ज्यादा यानी कि 100% तक खराबा जो हुआ है, ऐसे किसानों को अभावग्रस्त घोषित करने की कार्रवाई भारत सरकार को हम लोग भिजवा रहे हैं। और इसी प्रकार यदि हम बात करें 13,224 ऐसे गांव हैं जहां पर 25% से लेके 49% तक खराबा होने की बात सामने आई है। पुरुषोत्तम जी, मैं आपके माध्यम से राजस्थान के किसान भाइयों को कहना चाहूंगा कि निश्चित रूप से राजस्थान की सरकार किसानों की सरकार है, किसान हितैषी सरकार है। और पहली बार आपने देखा होगा कि प्राकृतिक आपदा में कोई भी किसान की मृत्यु, यदि खेती पर काम किसान की जब मृत्यु हो जाती है तो 1.5 लाख रुपए देते थे, उसको बढ़ा के हमारी सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसको 3 लाख रुपए किया। और मौके पे जाके जो वहाँ के जो पीड़ित परिवार थे, उन परिवारों को जाके मौके पे उनके परिवारों को सहायता उपलब्ध कराने का। मंत्री जी, बीमा कंपनियों की बात है, बड़ी संख्या में बार बीमा कंपनियां जो है बच के निकल जाती है। बीमा कंपनियों वाला मुद्दा भी बड़ा गंभीर है। देखिए, निश्चित रूप से राजस्थान में बीमा की मैं निश्चित रूप से इसको मैं स्वीकार करता हूं कि पिछले इतिहास को यदि उठा के हम देखते हैं तो मैं समझता हूं कि लगभग 400 करोड़ से ज्यादा जो कि मुआवजा कंपनीज को ज्यादा मिला, किसानों को कम मिला है। पिछले यदि 2009-10 से यदि हम बात करते हैं और अभी तक बात करते हैं तो निश्चित रूप से कंपनियों को लाभ मिला है। लेकिन कई जिलों में कहीं ऐसे जिले भी हैं, जैसे आप यदि बात करें चूरू की, इधर सीकर में, और इन जिलों में बीमा कंपनियों से लाभ मिला, क्योंकि राजस्थान में 12 जिले ऐसे हैं जहां पर मॉडिफाइड फसल बीमा योजना अभी लागू कर रखी है। और उसके अलावा 21 जिले ऐसे हैं राजस्थान में
जिनमें अभी मौसम आधारित फसल बीमा योजना संचालित की जा रही है। लेकिन माने पुरुषोत्तम जी, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा राजस्थान के किसानों को, भारत सरकार को राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक उपज की गारंटी बीमा योजना का सुझाव हम लोगों ने भेजा है, क्योंकि जो इसमें कमियां हैं, जो खामियां हैं, जो कांग्रेस के शासन से चला आ रहा है, इनके वक्त में 2010 में चालू हुआ था, और तब से इसमें जो कमियां धीरे धीरे हम लोगों ने सारी कमियों को इकट्ठी करके भारत सरकार को एक नया बीमा चालू करने के लिए उपज की गारंटी बीमा योजना को लागू करने की बात हम लोगों ने कही है। हमने प्रस्ताव भी भेजे हैं। और जो डिजास्टर मैनेजमेंट की बात करते हैं, SDRF की हम बात करते हैं, तो अभी आपने देखा होगा कि राजस्थान में असिंचित क्षेत्र में यदि 1 हेक्टेयर में नुकसान होगा तो ऐसे किसानों को अभी 4,500 रुपए का एक इनपुट सब्सिडी देने के प्रोविजंस बने हुए हैं। और इसी प्रकार यदि हर तरीके से राहत की कोशिश है। मेरे साथ में वरिष्ठ पत्रकार हैं SP मित्तल साहब, लगातार किसानों के हालात पे प्रदेश की जो सरकार है उसकी कोशिशों के ऊपर नजर रखे हुए हैं। मैं एक बार SP मित्तल साहब को जोड़ना चाहूंगा, उनकी राय जानना चाहूंगा। मित्तल साहब, सरकार ने कोशिश करी, लेकिन जो नीचे के लेवल पे जो कर्मचारी है, पटवारी गिरदावर लेवल का, कुछ इलाकों में उन्होंने लापरवाही बरती। फिर बीमा कंपनियां बड़े पैमाने पर प्रीमियम लेती है, लेकिन मुआवजा वो नहीं दे पा रही। तीसरा, अब केंद्र सरकार से आशा की जा रही है कि वहां से एक बड़ा राहत पैकेज आएगा। संख्या लगभग जो अमाउंट है वो 1300 करोड़, 1400 करोड़ की, 1200 करोड़ तक की बात हो रही है। लेकिन किसान नेता बद्रीनारायण जी वो कह रहे हैं सब नुकसान तो कई हजार करोड़ में हुआ है। तो ये सारी जो अचानक जो प्रदेश के अंदर अभी तक अकाल से जूझते थे, अब ओलों से जूझ रहे हैं, जो हालात थे वो क्या कंट्रोल में है क्या? देखिए मित्तल साहब, जी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो राजस्थान की सरकार है वो वाकई बहुत गंभीर नजर आ रही है, बहुत चिंतित नजर आ रही है सरकार के किसानों के लिए। लेकिन मेरा अभी आज तक ये मानना है कि सरकार ने अभी तक भी उस पीड़ित किसान को कोई राहत नहीं दी है। आज ही जो हमारे राजस्थान के जो मंत्री है कटारिया जी, उन्होंने विधानसभा में ये कहा है कि हमने ये जो राहत का जो पैसा है वो कलेक्टरों के खातों में ट्रांसफर करवा दिया। मतलब जो पैसा है वो किसान के किनारे तक पहुंच गया है, लेकिन भुगतान नहीं हुआ है। उसका कारण सबसे बड़ा है कि जो मेरे समझ में आ रहा है कि अभी तक भारत सरकार ने राजस्थान सरकार को कोई सहायता नहीं दी है। और आज केंद्र सरकार के अंदर एक पैनल बनाया गया है, उस पैनल के अंदर वित्त मंत्री क्या नाम जेटली को रखा गया है, राजनाथ सिंह जी को रखा गया और कृषि मंत्री जी को रखा गया है। अब ये जो सरकार का जो प्रतिवेदन है, राजस्थान सरकार का जो प्रतिवेदन है, वो उस पैनल के सामने जाएगा और जब पैनल जब कोई घोषणा करेगा तब वो मिलेगा। मतलब सरकार कह तो रही है कि हम बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन जमीन पर उसकी हकीकत अभी सामने नहीं आई है। इसी प्रकार जो सरकार ने अभी जो कृषि मंत्री जी ने बताया कि 7,000 से भी ज्यादा गांवों को अभावग्रस्त घोषित किया जा रहा है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो सर्वे रिपोर्ट आई है वो बहुत ही गड़बड़ सर्वे रिपोर्ट है। जो हकीकत है वो सर्वे रिपोर्ट नहीं आई है। जिस तरीके से जवाब ले लेते हैं ना मित्तल साहब, हकीकत उस रिपोर्ट में नहीं आई। मित्तल साहब जवाब ले लेते हैं, मंत्री जी खुद मौजूद हैं। मंत्री जी, सीधा सवाल ये है अब कि कब तक राहत मिल जाएगी? पहली किस्त तो पहुंच जाए ना, कम से कम मरहम थोड़ा सा लग जाए। देखिए, राजस्थान में पहले बार हमने ये व्यवस्था की है कि जिनकी कैजुअलिटीज हुई है उसमें लगभग 41 लोगों की जाने इस आपदा के वक्त गई है। सारे लोगों को सहायता सरकार के द्वारा उनके परिजनों को पहुंचाई जा चुकी है। और साथ में हमने ये भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने व्यवस्था की है कि अब पूरा जिला अभावग्रस्त घोषित होने के बजाय जहां जिन जिन जिलों की जिन जिन गांवों की गश्त गिरदावरी सरकार को प्राप्त हुई थी उनको पैकेज हम लोगों ने स्वीकृत करके उनको पैसे भी उनके खातों में ट्रांसफर कर दिए थे। आज निश्चित रूप से एक जो रिपोर्ट बन के पूरे प्रदेश की जा रही है, मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है इससे जब वहां से अनुमति होगी इस पे हम रुकेंगे नहीं। हमारा लगातार जो प्रक्रिया है, जिन गांवों को 50% से अधिक खराबा हुआ है वो हम केंद्र के आने तक इंतजार नहीं करेंगे। हम उन लोगों को लगातार रूप से हमारी जो सहायता है जो नॉर्म्स में बनती है उसके बारे में हम उनको लगातार उपलब्ध कराते रहेंगे। आपको ये भी पता होगा कि राजस्थान में लगभग 20,855 से ज्यादा मकान जो क्षतिग्रस्त हुए हैं, कुछ परमानेंट हुए हैं, कुछ अस्थायी हुए हैं, उनको भी राशि देने का काम हम लोगों ने शुरू कर दिया है ताकि उन पीड़ित के वक्त में उस किसान को किसी प्रकार की तकलीफ नहीं हो। और मैं आपको आश्वस्त करना चाहूंगा राजस्थान सरकार की ओर से कि हम लोगों ने जो पैसा मिलता है, जो वो पैसा कम मिलता है उसको बढ़ाने के प्रस्ताव भी भारत सरकार को हम लोगों ने भेजे हैं। लेकिन बढ़ाई हुई राशि तो तभी देना संभव होगा जब भारत सरकार इसको पूरे देश में एक बार लागू कर दे, क्योंकि इस पे रिव्यू करने की उम्मीद यही करेंगे। इसलिए उम्मीद यही करेंगे जिस तरह से कड़ी से कड़ी जुड़ी है, सहायता की भी कड़ी से कड़ी जुड़ जाए।
मंत्री जी बहुत शुक्रिया आपका, आप आए, वक्त निकाला, आप हाउस की कार्रवाई में इस वक्त भाग ले रहे थे, आप कार्यवाही से बाहर आए, हमारे डिबेट में हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया प्रभुलाल सैनी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़े रहेंगे, न्यूज एंड व्यूज लगातार जारी रहेगा, और भी कई खास अहम मुद्दे हैं आज के जिन पर डिस्कशन बनता है। एक छोटा सा ब्रेक, फौरन लौट रहे हैं। न्यूज एंड व्यूज में आगे है, विवादों को लेकर सुर्खियों में आरपीएससी, बदनाम सही नाम तो हुआ, क्या ये है थ्योरी? सही और गलत के बीच का फासला, न्याय और अन्याय की लंबी लड़ाई, सच और झूठ के बीच का फर्क कितना भी मुश्किल हो, सच्चाई के साथ हमेशा है। सी राजस्थान न्यूज। मुझे एयरलाइन में करियर बनाने की ख्वाहिश थी, पर मेरे दुबले शरीर के कारण रिजेक्शन होते रहा। न्यूट्रीगेन के इस्तेमाल से आई एम वर्किंग विद एन इंटरनेशनल एयरलाइन। फिट शरीर पाने के लिए आयुर्वेद न्यूट्रीगेन। अम्मा मियां मजाक तो नहीं कर रहे हो? अयो मुर्गा 60 क्या बोलते? ओ तेरी 60 क्या बात कर रहे हो? 60 ये रिएक्शन होंगे आप लोगों के जब मैं आपको बताऊंगा कि होंडा के सारे स्कूटर्स 60 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज देंगे। खाब सा लग रहा है यूं, चंचल ये उड़े पवन, यूं ही चलते रहे हम। कहा था ना मैंने। इतने से पर है और तू मुझे कितना उड़ा रहा है? मैं तो बस चिल कर रहा था। इन कपड़ों में ऐसे चिल नहीं रे बाबा, बाहर आ जा और इनको उड़ा। चल When nice guys step up in life, there's no envy, there's only joy. Step up in power, comfort and style. New Activa 125. Step up. विकास की ओर अग्रसर नगर विकास न्यास कोटा लेकर आए हैं 3 आवासीय योजनाएं। गोविंद नगर विस्तार आवासीय योजना, कैलाशपुरी विस्तार आवासीय योजना एवं शहीद भगत सिंह आवासीय योजना धदाना। आवेदन जमा कराने की अंतिम तिथि 15 अप्रैल। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें नगर विकास न्यास कोटा। मैं अपने परिवार की हर जरूरत को पूरा करता हूँ, जैसे उनके लिए एक अच्छी और हेल्दी लाइफ। फिर सोचता हूँ कि जब हम सब कुछ खुद ही करने के लायक हैं तो हम एलपीजी सब्सिडी क्यों लेते हैं, जबकि यही पैसा कमजोर वर्ग को बेहतर हेल्थ सर्विसेज देने में मदद कर सकता है। क्यों ना हम जैसे सशक्त परिवार एलपीजी सब्सिडी को छोड़ के अपने देश को भी सशक्त बनाएं। हमारी तरह आप भी एलपीजी सब्सिडी को ना कहें और देश को आगे बढ़ाने में भागीदार बनें। Powerful 160cc engine, best in class mileage. The new CB Unicorn 160. न्यूज एंड व्यूज में अब विवादों को लेकर सुर्खियों में आरपीएससी, बदनाम सही नाम तो हुआ, क्या ये है थ्योरी? ब्रेक के बाद भी न्यूज एंड व्यूज लगातार जारी है और न्यूज एंड व्यूज में अब बारी एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू की। बहुत इंपॉर्टेंट इशू है प्रदेश के लिहाज से। आरपीएससी नित नई समस्याओं से जूझता रहता है। कभी उसके अध्यक्ष रहे गौरान की खुलती कलई से उसकी साख पर सवाल उठते रहे, तो कभी कोर्ट में परीक्षा के पैटर्न से लेकर नतीजों के उलटफेर तक। अब कर्मचारियों की हड़ताल से नया बखेड़ा खड़ा हो गया है। हाल यह है कि अधिकारियों को अफसरी छोड़कर कर्मचारी के काम तक करने पड़ रहे हैं। आयोग का यह दावा है कि व्यवस्थाएं पटरी पर हैं, अव्यवस्थाएं बाहर। और सबसे खास बात है कि आयोग पर जिम्मेदारी थी कि वो प्रदेश के बेरोजगारों को रोजगार दे। आज की तारीख में स्थिति यह हो गई है कि आरपीएससी खुद बेरोजगार नजर आ रही है। कभी कोर्ट रोक देता है और कभी वहां का भ्रष्टाचार उसको रोक लेता है। तो इस पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन चर्चा से पहले देख रहे हैं हम एक पैकेज जिसमें जो आरपीएससी की बदहाली है उसको बयां किया गया, उसके बाद करेंगे हम डिस्कशन। हबीब खान गौरान,
जिनकी वजह से आरपीएससी ने सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरी। सबसे बड़े पद पर रहते हुए गौरान का लालच आरपीएससी की साख को बट्टा लगा गया। ये तो वो बड़ी वजह है जिसके कारण प्रदेश ही नहीं बल्कि देश में भी आयोग ने नाम या यूं कहें बदनामी हासिल की। पर सामान्य दिनों में भी यहाँ अव्यवस्थाओं का आलम यह है कि आए दिन हंगामा, पर्चा लीक, कर्मचारियों का टोटा, हड़ताल और धरना प्रदर्शन से जूझता रहता है आरपीएससी। आरपीएससी की बदनामी से सरकार भी तार-तार हो गई। हालांकि अब वापस उसकी इज्जत को लौटाने की कोशिशें की जा रही हैं, पर ये सब कुछ इतना आसान नहीं लगता। अगर हमारी मांग नहीं मानी गई है तो 2 दिन तक पेन डाउन रहेगी और मंडे को 6 तारीख को हम हो सकता है पूरे आयोग के अधिकारी, कर्मचारी, सहायक कर्मचारी स्ट्राइक पे उतरे और इसका खामियाजा शासन को भुगतना पड़ेगा, बेरोजगार अभ्यर्थियों को भुगतना पड़ेगा। ताजा लड़ाई कर्मचारियों की है जो पदों में कटौती के खिलाफ है, वो भी उस दौर में जब आरएएस के इंटरव्यू मुहाने पर है। हालांकि आरपीएससी सचिव का दावा है कि कुछ भी गड़बड़ नहीं है। चालू हो गए हैं और सेट की काउंसलिंग आज तक का ही घोषित की गई थी, तो आज तक जो कैंडिडेट आ रहे हैं उनका फॉर्म वगैरह लेने की व्यवस्था की जा रही है। कर्मचारियों के जो मत है और यहाँ की जो स्थिति है उससे अवगत करा दिया गया है, तो मैं उम्मीद करता हूँ जल्दी ये चीजें सेटल हो जाए। सचिव का दावा अपनी जगह है, पर अभ्यर्थियों को भरोसा नहीं हो पा रहा। जाहिर है उनकी साल भर की मेहनत का जो सवाल है। हमारी सेट की काउंसलिंग थी और 9:30 बजे का समय दिया था। लोग दूर दराज से आए हैं, कल से ही पहुंच गए थे और अभी तक कोई इसका समाधान नहीं हुआ। और यदि इस हड़ताल के कारण ये निरस्त हो जाती है तो लोगों को बहुत परेशानी होगी। व्यवस्थाओं की जंग में आयोग पर अव्यवस्थाएं भारी पड़ रही हैं, तो ऐसे में सवाल बहुत सारे हैं। क्या आयोग अपने को सुधारने की कोशिश करेगा? सरकार आयोग के कामकाज को पटरी पर लाने के लिए कड़े कदम उठाएगी, वगैरह वगैरह। अजमेर से मनवीर सिंह के साथ ये रिपोर्ट सी मीडिया। तो आयोग के जो हालात है वो वास्तव में चिंताजनक है और इन हालात के कारण से सबसे ज्यादा अगर कोई परेशानी में है तो प्रदेश का बेरोजगार है। चाहे वो अध्यापक बनना चाहता हो, चाहे वो बाबू बनना चाहता हो, चाहे आरएएस अधिकारी बनना चाहता हो। अब आरएएस की परीक्षाएं हुई, उसके बाद में इंटरव्यू के लिए बच्चे लगभग 2 साल से तरस रहे। शुरू होने थे, फिर हड़ताल हो गई, उसके पहले गौरान साहब के किस्से चल ही रहे थे। तो इस पर हम चर्चा करेंगे। इस चर्चा में हमारे साथ में धीरज गुर्जर भी जुड़ गए हैं, कांग्रेस के युवा विधायक है और युवाओं को बड़ी आशाएं आरपीएससी से थी। हालांकि इनके जो बनाए हुए अध्यक्ष थे वो कुछ सवालों में रहे। मैं इस चर्चा की शुरुआत भी मुकेश दादी से करना चाहूंगा। मुकेश दादी जो हैं वो खुद युवा नेता रहे हैं, उन्हीं से बात पूछता हूं। दादी साहब, आपसे तो आशा ही थी कि आप लोग राज में आओगे तो दशा और दिशा दोनों सुधारोगे, लेकिन आपके जो पॉलिटिकल झगड़े हैं आपस में, उसके चक्कर में आप आरपीएससी अध्यक्ष तक नहीं बना पाए। गौरान साहब को आपने जो है हटा दिया पूरी कोशिशें करके। जो उनकी बेईमानियां थी, उनके जो भ्रष्टाचार थे वो सारे सामने आ गए। अब तो हालात ठीक करो साहब, क्या कर रहे हो? ये प्रदेश के सारे बेरोजगार आपसे आशाएं कर रहे हैं। पुरुषोत्तम जी, मैं कहना चाहूंगा कि कांग्रेस का जो पिछला शासनकाल रहा और आदरणीय अशोक गहलोत जी ने अपना जादू इन चीजों पे चलाया कि आरपीएससी जैसी महत्वपूर्ण जो संस्थान है वो ऐसे लोगों के हाथ में सौंप दी जो अपना खुद का भविष्य संवारने में लगे रहे, और उसका सारा चिट्ठा हमने देखा है। साहब, गहलोत साहब का पर्दा कब तक लोगे? 1.25 साल हो गए राज में आए हुए आपको, 1.25 साल हो गए आपको राज में आए हुए। अब तो गहलोत साहब का पर्दा हटाओ। जब आप क्यों नहीं अपॉइंट कर पा रहे आरपीएससी अध्यक्ष? पुरुषोत्तम जी, मैं वही कहना चाह रहा हूँ कि जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपॉइंट नहीं कर पाया, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब सारा आरपीएससी के किस्से सुने, उसके बाद में उन्होंने जब ये देखा कि वर्कलोड इनके ऊपर ज्यादा है, तो एक दूसरा बोर्ड राजस्थान अधिनिष्ठ चयन सेवा आयोग, हम सबको ध्यान में है, अधिनिष्ठ बोर्ड एक बनाया गया, उसके अध्यक्ष भी बना दिए गए। और अभी आपको जानकारी होगी उसके माध्यम से कुछ भर्तियों का दौर अब शुरू हो गया है। उसका तो एक बोर्ड भी नहीं बन के लग पाया। मैं धीरज गुर्जर साहब को जोड़ना चाहूंगा। गुर्जर साहब, युवा नेता हो, चलिए आपने जो करी वो आपने भुगती, अब ये सरकार को तो जगाओ। आरपीएससी के जो हालात है वो जस के तस हैं। देखिए,
आरपीएससी राजस्थान का एक ऐसा सिरमौर चीज थी जिसके अंदर युवाओं को भविष्य तराशने के लिए उनको नौकरी देने का काम होने जाता है। इसमें हम राजनीति से ऊपर उठ के बात करना चाहते हैं। आरपीएससी का लगातार स्तर गिर रहा है, जिसके अंदर पक्ष विपक्ष से ऊपर उठकर सब लोगों को साथ मिलकर राजस्थान की शान बान का जो प्रतीक आरपीएससी है, इसकी आपस गरिमा को स्थापित करना चाहिए। इसकी गरिमा को जिसने भी कम किया, चाहे वो कोई भी दोषी आदमी हो, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और सच लोगों के सामने आना चाहिए। आज की तारीख में आरपीएससी की जो हालत है, आज भारतीय जनता पार्टी बड़ी बड़ी बातें करी, उससे काम नहीं चलेगा। ये तो जो राजस्थान का डीजी था पुलिस का, उसको भी समय पर उसकी नियुक्ति नहीं कर पाए। इसलिए इनसे ये आशा करना तो बेकार है कि ये आरपीएससी को सुधार देंगे या अधीनस्थ कर्मचारी आयोग को सुधार देंगे। महत्वपूर्ण बात यह है कि आज राजस्थान के अंदर आरपीएससी की साख लगातार गिरती जा रही है। उसका सबसे बड़ा नुकसान उठाना पड़ रहा है बेरोजगार युवाओं को, और उनकी जो हालत हो रही है कि आज ये तो ये सब ये वो बातें है ना जो सब जानते हैं, ये सब अजमेर से आते हैं। हाँ, मित्तल साहब तो अजमेर से भी आते हैं। मित्तल साहब, आपको तो ऐसा लग रहा होगा जो आरपीएससी में हो रहा है वो अजमेर के साथ आपके साथ मानहानि है। राहुल भाई, मुझे ऐसा लगता है कि एक कहावत है ना, कोड़ में खाज, तो आरपीएससी के साथ वही हो रहा है। पहले आरपीएससी जूझ रही थी कि उसमें सदस्य नहीं है, जो 7 सदस्यों का प्रावधान है उसमें मात्र 3 सदस्य हैं। लेकिन आज जिस तरीके से आरपीएससी में हुआ वो तो बहुत ही बदतर हुआ। और जो प्रदेश भर के जो विद्यार्थी हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज 3 बहुत महत्वपूर्ण काम आरपीएससी में होने हैं। एक सेट के लिए काउंसलिंग होनी थी, एक जो स्कूली व्याख्याता फर्स्ट ग्रेड के जो बच्चे हैं उनके लिए उनके दस्तावेज जमा होने थे, और जो आरएएस का द्वितीय चरण का जो अभी साक्षात्कार जो क्रम चल रहा है उसका भी क्या नाम से बच्चों के दस्तावेज जांच होने थे। आज ये तीनों काम बुरी तरह प्रभावित हुए। बच्चे दिन भर परेशान होते रहे, कर्मचारियों ने हड़ताल कर दी, बच्चे ढूंढते रहे कि ये दस्तावेज उनको किनको देने। तो फिर बात कहा गया कि साहब फला अधिकारी को आप दस्तावेज दे दो। मैं आपको बताना चाहता हूं कि दस्तावेजों की जांच होनी चाहिए थी, उन दस्तावेजों की आज जांच नहीं हुई है। आने वाले दिनों में और क्या हालत होंगे आरपीएससी के, ये भगवान ही जानता है। और जिस तरीके से बड़ी बात है, नई वैकेंसियां नहीं आ पा रही। पूरे प्रदेश की जो स्कूलें हैं वो भुगत रही है क्योंकि अध्यापक नहीं है, प्रशासनिक अधिकारियों की कमी है, पुलिस में जो सब इंस्पेक्टर उससे ऊपर के अधिकारी भर्ती होने थे वो हो नहीं पा रहे। और दादी साहब, आपने जो 15 लाख नौकरियों का वादा किया, चलिए मान लेते कि 15 लाख सरकारी नहीं निकलेगी, लेकिन 2 लाख तो सरकारी नौकरियां भी दोगे, कब दे पाओगे? 1.25 साल निकल गया। मैं पुरुषोत्तम जी, मैं वही कहना चाह रहा हूं कि कोई भी जब विषय जब क्लिष्ट हो जाता है तो उस चिंतन में से कोई न कोई निश्चित रूप से और अच्छा विषय निकल के आता, नवाचार होता है। माननीय मुख्यमंत्री जी, चाहे आरपीएससी मेंबर का विषय हो, चाहे आरपीएससी के चेयरमैन का विषय हो, शायद वो इस प्रकार का चेहरा लाना चाहती हैं जो इस सारी व्यवस्थाओं को आमूलचूल परिवर्तन करके ठीक कर सके। और उसमें समय लग सकता है, लेकिन मैं समझता हूं जल्दी इस सारी समस्याओं का समाधान होने वाला है। और अधीनस्थ चयन आयोग के माध्यम से बहुत देर कर दी हुजूर आते आते जो मित्तल साहब का भी दौर अजमेर की जो आरपीएससी है, राजस्थान की आरपीएससी का पूरे देश में नाम था। पूरे देश के अंदर इसकी दुहाई दी जाती थी। फ्री एंड फेयर सिलेक्शन होते थे। हमने यूपी की घटनाएं देखी, हमने बिहार की देखी, हमने पंजाब का वो जो पीएससी घोटाला था वो देखा, लेकिन राजस्थान में कभी उसके लिए कौन जिम्मेदार है? इसको अशोक गहलोत जी की आरपीएससी देखिए, मुझे लगता है कि जो पिछले सोशल इंजीनियरिंग, अशोक गहलोत का नाम लेने से काम नहीं चलेगा। राजस्थान के अंदर जिस तरह से आरपीएससी को रखकर राजनीतिकरण किया जा रहा है, सोशल इंजीनियरिंग की जा रही है, इससे उत्तर हटकर जो अच्छे आदमी हैं, जो जिनकी सेवाएं सराहनीय रही है, उन लोगों को इसके अंदर मौका देना चाहिए ताकि राजस्थान की आरपीएससी की वापस साख लौट सके। नहीं, इस धीरज जी की इस बात से मैं सहमत हूँ, इसमें कोई दो राय नहीं है। साधन बना दिया आपने आरपीएससी के अंदर, एक गुर्जर हम लोगों ने बनाया, ये तो भारतीय जनता पार्टी का परंपरा है। एक जाट लगाना है, एक माइनॉरिटी का लगाना है। अरे भैया, वहां तो कम से कम योग्यता देख लेते, वहां भी वोट बैंक देख रहे थे। मित्तल साहब, ये समाधान क्या निकलेगा? अब सरकार ने कहा साहब अधीनस्थ सेवा बोर्ड, मैं कह रहा हूँ उसका बोर्ड तक नहीं बना पाए। कब अधीनस्थ सेवा बोर्ड आएगा और कब बाबू मास्टर भर्ती होंगे? के अंदर आरपीएससी की जो हालत खराब नहीं हुई थी, वो इनके 15 महीने के अंदर आरपीएससी हम तो धीरज जी आपका क्या भुगत रहे हैं। हमारा क्या, आपका क्या अभी का दौरान आपने की अभी जो नियुक्त वो आपके लिए, आपके लोग वहाँ चला नहीं पा रहे। अगर आपके लोग नहीं चला पाते तो उनको इस्तीफा देकर चला जाना चाहिए। अगर बोर्ड खाली हो जाएगा तो नई नियुक्ति अपने आप हो जाएगी। क्यों चिपके हुए पैरों, क्यों चिपके हुए, सुनना नहीं चाह रहे हो? क्यों चिपके हुए? मित्तल साहब वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ है, धीरज जी और मुकेश जी। 15 साहब राजनीति तो आप लोग करते आ रहे हो। मैं मित्तल साहब को जोड़ना चाहूंगा इसमें। मित्तल साहब अजमेर के रहने वाले वरिष्ठ पत्रकार हैं और बड़ा करीब
चर्चा आरपीएससी को देखा है, एक बार मैं उनको जोड़ना चाहूंगा, मित्तल साहब को। हाँ मित्तल साहब, परसोत्तम जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो इस आरपीएससी का इतना बढ़िया नाम था, उस परसोत्तम जी आवाज, ये इसके लिए ये दोनों ही दल जिम्मेदार हैं। ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस का सवाल है। ये लोग यहाँ जो सदस्य की जो नियुक्ति करते हैं, जैसा अभी आपने कहा कि ये बिल्कुल जातीय आधार पर करते हैं, राजनीतिक आधार पर करते हैं, और उसी का नतीजा ये रहता है कि कई बार जो सदस्य होते हैं उनकी जो विश्वसनीयता है और उनकी ईमानदारी जो है उस पर प्रश्न चिन्ह लगता है। और अभी हमने देखा कि जिस जगह हबीब खान गोरान के लिए मुख्यमंत्री महोदय ने खुद ने कहा कि मेरे को क्या नाम से ये जो अध्यक्ष हैं इनको यहाँ से हटाना, मतलब जो आप सबको ध्यान है कि क्या क्या उनके लिए कहा गया, और जिस तरीके से पूरे देश में आरपीएससी की बदनामी हुई, मैं सोचता हूँ कि ऐसा कभी भी नहीं हुआ। और अभी स्थिति इतनी खराब है कि आरपीएससी की शायद ही कोई ऐसी परीक्षा होगी जो चलिए मुकेश जी से एक ब्रेक में जाना, उसके पहले मुकेश जी से एक आश्वासन चाहूंगा। मुकेश जी, अब तो न चुनाव है न अब कोई आचार संहिता है, कब तक एक फुल फ्लैश आरपीएससी आप दे दोगे, कब तक एक अच्छा ईमानदार अध्यक्ष आप लोग दे दोगे? पुरुषोत्तम जी, मैं निश्चित रूप से आपको कह सकता हूं कि आगे आने वाले कुछ समय में मैं समझता हूं शायद महीने भर के अंदर अंदर ही हम सब इन सब समस्याओं का जो मोटे तौर पे आरपीएससी की समस्या उसका निदान शायद होगा, ऐसा मुझे विश्वास है। चलिए, आस पे दुनिया जिंदा है, हम भी आस कर लेते हैं। प्रदेश का युवा, प्रदेश का बेरोजगार भी इसी आस पे रहेगा। अभी एक छोटे से ब्रेक के लिए हमारे को रुकना पड़ रहा है, जल्द लौटेंगे ब्रेक से। और जब ब्रेक से लौटेंगे तो हर बार हड़ताल करने वाले, हर मुद्दे पे नेतागिरी करने वाले डॉक्टरों का थोड़ा सा पड़ताल करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक। न्यूज एंड व्यूज में आगे है, पीबीएम अस्पताल की लापरवाही ने ली मासूम की जान। कब होगा इस अस्पताल का इलाज? अरे सुनो भाई, काम एकदम परफेक्ट होना चाहिए। माय नेम केशव कुट्टी, करूं पेंट से पहले पुट्टी, पपड़ी की कर दे छुट्टी, ओनली बिरला व्हाइट वॉल केयर पुट्टी, पेंटिंग से पहले ओनली बिरला व्हाइट वॉल केयर पुट्टी, एक्स्ट्रा एचपी पॉलीमर करे सालों साल, पपड़ी की छुट्टी, काम परफेक्ट करना हमारा ड्यूटी। काम परफेक्ट होगा जब पेंट से पहले होगी बिरला व्हाइट वॉल केयर पुट्टी। नियो मेरे लाल, योगा का योगा बॉस, रेडी सीडी एंड गो, तीनों एक से बढ़कर एक, होंडा ड्रीम सीरीज। देखो देखे जमाना, पंछी उड़ा जाए रे। मत खा, जंक है ये। हे भगवान, मैं क्या करूं? खाने दो ना। बैलेंस डाइट नहीं है। काफी बैलेंस्ड है, इसमें है राइस, कॉर्न, चना दाल, चटपटे मिराज स्टिक्स, भगवान ने बनाया, हमने सिर्फ मिलाया। मिराज नमकीन, वाह पार्टी हो जाए। अमूल इनरवेल, जियो दिनक दिन धा। अब मैं भी शौचालय का उपयोग कर रहा हूँ। अब रात बिरात बाहर जाने की जरूरत नहीं। आप शौचालय का उपयोग कब शुरू कर रहे हैं? अपने घर में शौचालय बनवाए एवं उपयोग में ले। सरकार पात्र परिवारों को शौचालय के निर्माण एवं उपयोग करने पर 12,000 रूपए प्रोत्साहन राशि देती है। एक कदम स्वच्छता की ओर। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग द्वारा जनहित में प्रसारित।
न्यूज एंड व्यूज में अब पीबीएम अस्पताल की लापरवाही ने ली मासूम की जान। कब होगा इस अस्पताल का इलाज? और ब्रेक के बाद में एक ऐसा इशू, एक ऐसा जज्बाती इशू जो आज पुरुषोत्तम जी जब ये सामने आया, मैं खुद बहुत जज्बाती हो गया इसे देखने के बाद। बहुत मार्मिक विषय है, बताना जरूरी है। डॉक्टरों की हड़ताल, हंगामे की तमाम खबरें आपने देखी होंगी, कभी सुरक्षा के नाम पर, कभी अपनी लड़ाई झगड़े के नाम पर, कभी सुविधाओं के नाम पर, मगर जब बात इनकी जिम्मेदारियों की आती है तो सब खामोश हो जाते हैं। पर खामोशी तब टूटती है जब कोई एक तस्वीर सामने आती है जो तमाचे की तरह लगती है। इसलिए कह रहे हैं ये धरती के भगवान कहलाते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों पिछले 5 साल से ये लगने लगा है कि धरती के भगवान हैं या धरती के यमराज। एक पैकेज देखते हैं, फिर डॉक्टरों की लापरवाही पर चर्चा करेंगे कि किस तरीके से धरती का भगवान यमराज बन गया। भगवान ने तो इससे उसी वक्त आंखें फेर ली थी जब यह शख्स जिंदगी बचाने की उम्मीद में अस्पताल आया था। इसे क्या पता था कि जिस उम्मीद में वो अपनी उम्र बढ़ाने आया है, यहाँ लापरवाहियों के कीड़े उस जिस्म को छलनी कर देंगे। एक ऐसा घिनौना सच है जिसे सुनकर आपको व्यवस्था पर उबकाई आ सकती है, क्योंकि इतना सब कुछ होने के बाद भी अस्पताल के कर्मचारियों और डॉक्टरों ने इसके जख्म को देखने की जहमत नहीं उठाई। मरता क्या न करता। ये काम भी उन्हीं माँ बाप ने किया जिन्हें अपनी औलाद से प्यार था। मैं डॉक्टर ने किया, मैं बदबू आ रही है, पट्टी करो। जब वो आयो बुल्ला ने पट्टी करने वास्ते निकाली नहीं, जब मैं कीड़ा निकला, जब मैं डॉक्टर साहब वो कोई तरीको थोड़ी है, कीड़े पड़ गए। मैं 4 दिन हो गया खान पट्टी करता थे, पट्टी करो। हम इनको कह के परेशान हो जाते हैं, रात में सारी रात नींद लेते हैं, कहते तो हमसे झगड़ा करता है। और हम 5 दिन हो गए उसको कह रहे हैं कि इसके ड्रेसिंग करो। इन लोगों ने ड्रेसिंग नहीं की। कल इसके कीड़े पड़ गए, इतने गुच्छे निकले कीड़ों के। इसे महज मौत मानकर मातम नहीं मनाया जा सकता है, क्योंकि संवेदनहीनता से उपजी ये सीधे सीधे हत्या है। क्योंकि एक मामूली सा जख्म अस्पताल में आने के बाद नासूर बना, उपेक्षाओं ने उसमें कीड़े घुसने दिए। एक मरीज के जब उनके टेबस्टोमी की गई तो उसमें मैगट्स निकले हैं। मैंने 3 प्रोफेसरों की जांच समिति बनाई है और जांच समिति के नतीजे के आने के बाद अगर किसी भी व्यक्ति का इसमें दोष होगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे और आइंदा इस प्रकार की कार्रवाई नहीं हो, इस प्रकार की लापरवाही नहीं हो, इसका बंदोबस्त करेंगे। जांच रिपोर्ट आने के बाद उत्तरदायित्व का निर्धारण करने के बाद कार्रवाई करेंगे। कैजुअलिटी के उसी वार्ड में जहां पे वो मरीज भर्ती था, मैं देख के आया था, मैं बात करके आया था। किसी भी अटेंडेंट ने या रिलेटिव ने मुझे किसी तरह की शिकायत नहीं की। उन्होंने कहा सब कुछ ठीक है और मैं ये मान के चल रहा था कि वहाँ जो व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चल रही हैं। जब मैंने ये देखा, इतनी दर्दनाक घटना है जिसके लिए मुझे खुद को शर्म आ रही है कि वाकई अगर किसी मरीज के अगर कीड़े पड़ रहे हैं तो ये इससे ज्यादा शर्मनाक कहीं पे भी किसी भी आम आदमी के लिए भी और पीबीएम प्रशासन के किसी भी डॉक्टर के लिए शर्मनाक। अब इस लापरवाही पर कोई डॉक्टर नहीं बोलेगा, क्योंकि ये मसला उनकी तनख्वाह, उनकी हिफाजत से नहीं जुड़ा है। अफसोस कि ये लकीर डॉक्टरों और अस्पताल ने खींची है, जिसके उस पार इन डॉक्टरों का अक्स भगवान नजर नहीं आता। रवि बिश्नोई के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो सब डॉक्टर्स का तो ऐसा मामला है जिसके अंदर हम सरकार को दोष दे ही नहीं सकते, क्योंकि डॉक्टर्स की जो आतंक है, जो उनका जिस प्रकार की यूनिटी की बात आती है, जिस तरीके से उनका एक तरीके से पूरा मजमा, पूरा भीड़ तंत्र उनका चलता है, उसमें सबसे ज्यादा कोई नीड नजर आती है तो सरकार नजर आती है। सरकार जांच करा लेगी, उसके बाद में एक नोटिस दे लेगी, अगर सस्पेंड किया तो डॉक्टर हड़ताल कर देंगे। चले आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, इस खबर के ऊपर कि आखिरकार ये धरती का भगवान यमराज कैसे बन गया। चर्चा की शुरुआत के लिए हमारे साथ में डॉक्टर अमित गोयल हैं, जो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं। मैं उनको जोड़ना चाहूंगा। सबसे पहले अमित गोयल साहब, डॉक्टर्स की तनख्वाह के ऊपर हड़ताल हुई, सरकार ने सख्ती करी, आईएमए उसके समर्थन में कूद गया, आप लोगों ने भी नारे लगाए, यहां तक कि प्राइवेट अस्पताल भी आपने बंद करा दिए। अगर अपने पेशेंट के चिकित्सा ठीक नहीं मिलने से अगर कोई पेशेंट का अटेंडेंट नाराज होकर के जोर से बोल ले तो आप पूरे हॉस्पिटल को एक तरीके से रैंसम पर उठा लेते हो। इस प्रकार का दृश्य देख करके आपको भी पीड़ा तो हो रही होगी, आत्मा में कहीं ना कहीं एक धिक्कार आ रहा होगा कि एक पेशेंट जो सरकार के जो अस्पताल के आईसीयू में है उसके घाव में कीड़े पड़ जाएं, इससे ज्यादा लापरवाही के हालात क्या होंगे। आईएमए इसमें भी बोलेगा क्या, या केवल सुरक्षा और तनख्वाह पे ही बोलता है? नहीं, ये बिल्कुल गलत बात है।
आईसीयू में या कहीं भी हो, जनरल वार्ड में भी मरीजों का पूरा ध्यान रखा जाता है। डॉक्टर अपनी पूरी जिम्मेदारी से और अपने अनुभव का उपयोग करके अच्छी तरह से कार्य कर रहे हैं और हमेशा सुरक्षा की व्यवस्था या हड़ताल या तनख्वाह के मामले पे ही हड़ताल नहीं होती है। आप कभी आके देखेंगे अस्पताल के हालात डेली रोज का एक चक्कर रहता है, पर जब भी अति हो जाती है किसी चीज की तब जाके आदमी हड़ताल के लिए सोचता है। तनख्वाह के मामले में आज तक पूरे 25 साल से मैं हूं, एक बार हड़ताल हुई है। आप लोगों का ये सोचना गलत है कि डॉक्टर्स तनख्वाह के लिए या सुरक्षा के लिए। आज के इस हालात पे हड़ताल पे कौन जाए? कैसे कोई हड़ताल पर जाए? बताइए, कोई अपना गुस्सा कैसे बताए जब किसी मरीज की मौत, मंद बुद्धि मरीज की मौत कीड़े पड़ने से हो जाए, आपके खिलाफ कोई कैसे बोले? आज अच्छा लगता है आप लोग एक निंदा प्रस्ताव पारित करते। क्या कह रहे हैं सर, दोबारा बोलिए एक बार। ये जो घटना हुई है उस पर अगर आईएमए कोई निंदा प्रस्ताव पारित करता तो थोड़ा अच्छा लगता। दूसरा, ये जो घटना हुई है इसकी पीड़ा हम व्यक्त कैसे करें? जोर से बोलेंगे तो आप लोग हड़ताल कर दोगे, डॉक्टर की सुरक्षा का मामला आ जाएगा। कैसे हमारी पीड़ा बताए? एक आम आदमी कैसे अपनी पीड़ा बताए? नहीं सर, अस्पताल में मरीज भर्ती था, उसका इलाज जारी था, उसमें कीड़े पड़ गए तो कई बीमारियों में घाव में कीड़े पड़ जाते हैं। अस्पताल में रहते हो कीड़े पड़ रहे हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि उस मरीज का इलाज नहीं हो रहा था, इलाज जारी था, आईसीयू में भर्ती करा। जैसा आपने मुझे बताया, मुझे इस घटना की पूरी जानकारी नहीं है। साहब, एक छोटा सा घाव लेकर के कोई अस्पताल में जाता है और कीड़े पड़ जाते हैं और फिर भी आपको लगता है कि इलाज जारी था, तो ऐसे इलाज से तो भगवान ही बचाए। चलिए, मैं इस डिबेट के अंदर मेरे बाकी के पैनल को जोड़ना चाहूंगा। हमारे साथ में जुड़ी हैं कांग्रेस की वरिष्ठ नेता हैं, वरिष्ठ उपाध्यक्ष है, प्रवक्ता हैं, अर्चना जी। अर्चना जी, बड़ा मानवीय पहलू है। हालांकि जब आपका राज था तो जोधपुर की घटनाएं रोज देखने को मिलती थी। लगभग 3 दर्जन प्रसूताएं मर गई, कभी बच्चों को एड्स से जो इन्फेक्टेड HIV इन्फेक्टेड ब्लड चढ़ा दिया गया। डॉक्टरों की लापरवाहियां थी, आप भी कुछ नहीं कर पाए क्योंकि डॉक्टर की एकता के आगे सरकार हार जाती है। क्या इलाज है? देखिए पुरुषोत्तम जी, जब मानवीय पहलू पर चर्चा होती है और विशेषकर एक विमंदित किशोर की मृत्यु होती है और इंटेंसिव केयर यूनिट में, इंटेंसिव केयर यूनिट का तात्पर्य ये है कि किसी का घाव यदि है तो उसे नासूर न बनने दीजिए। अब डॉक्टर साहब को जानकारी नहीं तब तो ठीक है, लेकिन ये तो इतना समझते होंगे कि आईसीयू में जो पेशेंट होता है उसकी ड्रेसिंग निरंतर होती है, उसकी मॉनिटरिंग 24 घंटे होती है। ऐसी अवस्था में वो किसी सर्जरी के लिए वहां आए, चूंकि वो एक गरीब तबके से बिलोंग करता था, उसकी हैसियत ज्यादा नहीं थी, इसलिए उसकी अनदेखी की गई। अभी इससे पूर्व भी हम कई जगह इस मुद्दे पर चर्चा करें तो सामने यही आया कि डॉक्टर जितने मानवीय होने चाहिए, जितनी उनकी मानवता के प्रति संवेदनशीलता होनी चाहिए, वो उसकी कहीं कमी दिखी। पीबीएम हॉस्पिटल में तो एक घटना भी पहले भी हुई कि सबसे बड़ा संभाग का ये चिकित्सालय मेडिकल कॉलेज से एसोसिएटेड है, यहाँ खून की खरीद फरोख्त भी हो रही थी बहुत ऊंचे दामों पर। तो ऐसी अवस्था में चिकित्सा मंत्री का बयान भी हमने देखा, उन्होंने कहा मुझे जानकारी नहीं, मैं एक कमेटी गठित करता हूँ और जो जिम्मेदार होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। जिम्मेदारी तो स्पष्ट दिख रही है, आईसीयू इंचार्ज जो है उनसे पूछा जाना चाहिए, उस बेड की ड्यूटी पर जो नर्सिंग स्टाफ है, जिस डॉक्टर की जिम्मेदारी है, उसको अकाउंटेबल बनाना चाहिए। लेकिन मैं मुकेश जी को जोड़ूंगा, प्रदेश की सरकार है भाजपा की। भाई मुकेश जी, कब तक डर डर करके आप लोग प्रशासन चलाओगे, अस्पतालों को चलाओगे? कुछ सख्त होना पड़ेगा ना आप लोगों को। पुरुषोत्तम जी, मैं माननीय चिकित्सा मंत्री जी का बयान अभी देख रहा था। निश्चित रूप से आज का जो ये घटना है ये वास्तव में संवेदनाहीन मानना चाहिए पीबीएम हॉस्पिटल के प्रशासक को, सारे लोगों को, कि इस प्रकार का एक दर्दनाक घटना होती है। वहां का अधीक्षक का भी जो बयान है वही मैंने देखा। अभी जो डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि मुझे इस मुद्दे की जानकारी नहीं है। मैं केवल इतना कहना चाहूंगा कि सरकार को भी इन सारे मुद्दों पे तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। कमेटी गठित हुई है, निश्चित रूप से कमेटी की रिपोर्ट्स भी आएंगी और बहुत जल्दी भी आएगी। रिपोर्ट आ जाए, कुछ कार्रवाई हो जाए। मैं ब्रेक पे मुझे जाना होगा। मैं उससे पहले एक बार एसपी मित्तल साहब को 30 सेकंड के लिए जोड़ना चाहूंगा। मित्तल साहब, ये अस्पताल की घटनाएं रोज की घटनाएं हो गई, कार्रवाई कर नहीं पाते। प्रशांत जी, मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ कि अब इसमें जांच, कौन सी जांच रिपोर्ट आएगी? आज सारे टीवी चैनलों पे वो कीड़े दिखाए गए जो उसके शरीर में से निकले। अब किस बात की जांच ये करना चाहते हैं? इनको तो कार्रवाई करनी चाहिए।
अब ये कार्रवाई शायद मुझे लगता है इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो जो जांच रिपोर्ट आएगी वो ये बताएगी कि इसके मरीज के ऐसी बीमारी थी जिसमें कीड़े बंधी जाते हैं। आप देखना इनकी रिपोर्ट यही आनी है। चलिए साहब, ये डॉक्टरों की जो लाइलाज बीमारी है इसका इलाज निकल करके आए। जो ऊपर वाला भगवान है नीचे वाले भगवान को सद्बुद्धि दे और जो हालात है वो ठीक हो जाए। इसी दुआ के साथ मुझे एक ब्रेक के लिए जाना पड़ेगा। ब्रेक पे जाने के पहले मैं डॉक्टर अमित गोयल साहब का धन्यवाद करूंगा कि व्यस्त समय से निकाल करके हमारे साथ इस डिबेट में आए। अभी एक छोटा सा ब्रेक। न्यूज एंड व्यूज में आगे है, ट्रेनों की देरी पर प्रधानमंत्री का खत, क्या रेलवे होगा राइट टाइम? एयरलाइन में करियर बनाने की ख्वाहिश थी, पर मेरे दुबले शरीर के कारण रिजेक्शन होते रहा। न्यूट्रीगेन के इस्तेमाल से आई एम वर्किंग विद एन इंटरनेशनल एयरलाइन। फिट शरीर पाने के लिए आयुर्वेद न्यूट्रीगेन। कितना जंक खा रही है, फिर भी कितनी परफेक्ट है। फिगर, स्किन, हे भगवान, हाँ? बैलेंस डाइट ही खा रही है, जंक खा रही है। काफी बैलेंस्ड है। इसमें है राइस, कॉर्न, चना दाल, चटपटे मिराज स्टिक्स। भगवान ने बनाया, हमने सिर्फ मिलाया। मिराज नमकीन, वाह पार्टी हो जाए। नियो मेरे लाल, योगा का योग है बॉस। रेडी सीडी एंड गो। तीनों एक से बढ़कर एक। होंडा ड्रीम सीरीज। देखो देखे जमाना, पंछी उड़ा जाए रे। शेर वही जो शेरा कॉमेट पहने। अरे सुनो भाई, काम एकदम परफेक्ट होना चाहिए। माय नेम केशव कुट्टी, करूं पेंट से पहले पुट्टी। पकड़ी की कर दे छुट्टी, ओनली बिरला व्हाइट वॉल केयर पुट्टी। पेंटिंग से पहले ओनली बिरला व्हाइट वॉल केयर पुट्टी। एक्स्ट्रा एचपी पॉलीमर करे सालों साल पकड़ी की छुट्टी। काम परफेक्ट करना हमारा ड्यूटी। काम परफेक्ट होगा जब पेंट से पहले होगी बिरला व्हाइट वॉल केयर पुट्टी। न्यूज एंड व्यूज में अब, ट्रेनों की देरी पर प्रधानमंत्री का खत, क्या रेलवे होगा राइट टाइम? ब्रेक के बाद में न्यूज एंड व्यूज लगातार जारी है और अब बारी है एक अच्छी खबर की। अच्छी से ज्यादा ये कहते हैं कि राहत देने वाली खबर की। शायद अब चीजें टाइम पर हो, पटरी पर हो, ट्रेनों की लेट लतीफी पर आखिरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेल मंत्रालय से जवाब मांग लिया है। सांसदों और लोगों की लगातार मिल रही शिकायतों के मद्देनजर रेलवे से पूछा गया है कि आखिर क्या वजह है कि ट्रेनों के लगातार लेट होने की खबरें सामने आती हैं, जिसका जवाब रेल मंत्रालय ने तलाश किया। इसमें राहुल एक चीज खास बात है कि इस खबर पे कांग्रेस और बीजेपी दोनों खुश होने वाले हैं। अच्छा, क्योंकि जो पूछताछ हुई है उसका आधार यह है कि साहब जो कांग्रेस ने इमरजेंसी लगाई थी इंदिरा जी के टाइम में, उस समय में ट्रेनें कैसे सही टाइम पे चलती थी उसका अध्ययन किया जाए और उस अध्ययन के आधार पर वर्तमान में सुधार किया जाए। अच्छी खबर है। पहले खबर देखते हैं फिर बात करेंगे। खबर है कि प्रधानमंत्री ने रेल मंत्री को चिट्ठी लिखकर ट्रेनों के देर से चलने पर सवाल पूछा है। हालांकि रेल मंत्रालय ने सफाई दी है कि पीएम ने चिट्ठी नहीं लिखी बल्कि बातचीत के दौरान पूछा था। अब रेल मंत्रालय इस पर गंभीरता से काम कर रहा है। नहीं, पीएम ने कोई ऐसा पत्र नहीं लिखा है, लेकिन देश के प्रधानमंत्री इस तंत्र के सर्वोच्च व्यक्ति हैं और वो रुचि उनकी भारतीय रेल में बहुत रहती है। तो ये निजी बातचीत में उन्होंने हमको और रेल मंत्री से पूछा था कि क्या स्थिति है, तो उसकी चर्चा हम लोगों ने अधिकारियों से की है। भारतीय रेल के आंकड़ों के मुताबिक 2013-14 में 82.67% ट्रेनें तय समय पर स्टेशन पहुंची। 2012-13 में 79.42% ट्रेनें तय समय पर पहुंची थी। आरोप है कि रेलवे के अफसर ट्रेनों को समय पर दिखाने के लिए गलत रिपोर्टिंग करते हैं।
बिजली की सप्लाई में खराबी, बंद, प्रदर्शन, खराब मौसम ट्रेनों की लेट लतीफी के प्रमुख कारण हैं। भारतीय रेल हर रोज 12,617 ट्रेनें चलाती है और 2 करोड़ 31 लाख मुसाफिर रोज सफर करते हैं। तो सब ट्रेनें समय पर चले हर कोई चाहता है। अभी ये जमाना जहां पर कि जो एयरलाइंस है, निजी एयरलाइंस, वो प्री चलने लगी है। कुछ 5 मिनट 7 मिनट अगर मौका होता है और सारे यात्री आ चुके थे तो पहले वो लोग उड़ जाते हैं। ट्रेन से भी आशा की जाती है। प्रधानमंत्री जी सजग हुए हैं। प्रधानमंत्री जी ने पूछा है और पूछने का जो आधार है वो ये है कि सब इमरजेंसी में जब कानून का डंडा था तो इतना टाइम पे कैसे चलती थी, कहीं कानून की कुछ कमी है क्या, या लोगों को लग रहा है कि लेट लतीफी चलती रहेगी। तो इस पर चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ वही 3 मेहमान जुड़े हुए हैं। वरिष्ठ पत्रकार एसपी मित्तल साहब हैं, मेरे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अर्चना जी हैं, मेरे साथ मुकेश पारिक साहब हैं। इस चर्चा की शुरुआत मैं एसपी मित्तल साहब से करना चाहूंगा। मित्तल साहब, प्रधानमंत्री जी ने पूछा है कि भैया ये ट्रेनें ठीक ढंग से कैसे चलेगी, क्या वापस इमरजेंसी का जो डंडा था वो डंडा ही काम आएगा क्या? तो लगता है रेलवे को एक डंडे की जरूरत तो है। पुरुषोत्तम जी, मैं सबसे पहले तो जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है उनको इस बात का साधुवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने कम से कम जो यात्री है उसकी जो परेशानी है उस पर अपनी चिंता व्यक्त की और अपने रेल मंत्री से ये पूछा कि ट्रेनें लेट क्यों चल रही हैं। ये बहुत अच्छी बात है। और जहां तक ट्रेनों का लेट चलने का सवाल है तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि पिछले कई सालों से रेल विभाग के अंदर बराबर लापरवाही बरती जा रही है और ट्रेनें लेट ही नहीं हो रही हैं बल्कि आए दिन ट्रेनों की दुर्घटनाएं भी हो रही हैं जिससे यात्रियों की जान माल का भारी नुकसान हो रहा है। तो मैं ये सोचता हूं कि ये जो प्रधानमंत्री ने जो पहल की है और प्रधानमंत्री इस बात का पता लगा रहे हैं कि ये ट्रेनें लेट क्यों होती है। यदि वाकई सख्ती की जाएगी, अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, कर्मचारियों को एक बड़ी चीज और है साहब, पहली बार देश के अंदर प्रधानमंत्री जी ने देश का रेल मंत्री वास्तव में देश की दृष्टि में रख करके बनाया है। वरना अभी तक तो या तो बिहार का रेल मंत्री होता था या कर्नाटका का रेल मंत्री होता था या बंगाल का रेल मंत्री होता था और कुछ तो ऐसे महानुभाव थे जो एक कॉन्स्टिट्यूंसी के रेल मंत्री हुआ करते थे कि भैया मेरी भी लोकसभा क्षेत्र से ही 40 ट्रेनें चलनी चाहिए, भले ही वहां की पटरी में जान नहीं हो और भले ही वहां के हालात ऐसे हो कि नई ट्रेन नहीं चला सके, लेकिन रेल मंत्री अगर वो वहां के हैं तो करते थे। पहली बार देश के लिए रेल मंत्री आया है। मैं डिबेट के अंदर जोड़ना चाहूंगा अर्चना जी को। अर्चना जी, ये जो कोशिश कर रहे हैं प्रधानमंत्री की ट्रेनें ठीक पर चलें, अगर ट्रेनें ठीक चलेगी तो देश की गति और देश की दिशा भी ठीक रहेगी। देखिए पुरुषोत्तम जी, ये ठीक बात है, अच्छा प्रयास है, लेकिन देश के प्रधानमंत्री को कारण जानने से ज्यादा निर्देश देना चाहिए और ताकीद करना चाहिए कि रेलों का जो समय है और उनको टाइम पर चले, इस चीज की व्यवस्था हो सके। और एक बात आपने कही कि इमरजेंसी के समय कैसे ट्रेनें समय पर चली, यानी कानून के इकबाल का अभाव तो भारतीय जनता पार्टी के शासन में महसूस ही किया जा रहा है। तभी तो सारी जो चर्चाएं होती है उनकी परिणति यही होती है कि इकबाल के अभाव में सब कुछ अव्यवस्थित है। तो व्यवस्थागत जो खामी है उसको देख करके और कैसे व्यवस्था को सुधारा जाए यदि और ये काम करने का प्रयास करें तो चलिए न्यूज समाप्त हो रहा है। एक बार मैं जल्दी से मुकेश आदित्य को जोड़ना चाहूंगा। राजनीति करने वाली पार्टी अच्छी कोशिश है, सिर्फ परिणाम भी क्या अच्छा आएगा। जी पुरुषोत्तम जी, मैं ये कहना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री जी का यह नवाचार है कि उन्होंने रेल मंत्री जी को ये पूछा है और मैं समझता हूं कि 42 साल का लगभग मैं होने लग गया हूं, लेकिन मैंने किसी प्रधानमंत्री को इस प्रकार से किसी भी डिपार्टमेंट से सीधी सीधी जवाबदेही तय कराना ये पहली बार सुना है, पहली बार देखा है। ये अपने आप में एक अनूठी पहल प्रधानमंत्री जी ने की है। और मैं केवल ये कहना चाहूंगा कि जब किसी समस्या की बात सामने आएगी उसमें क्या खामियां है तो उसके बाद में उसमें निर्देश भी दिए जाएंगे। और जिस प्रकार की कार्यशैली आदरणीय सुरेश प्रभु जी की है और जैसा रेल बजट उन्होंने दिया है कि बिना किसी चिंता के रेल कैसे पटरी पे वापस आए, ठीक हो जाए, देश की गति ठीक हो जाए, जो सही दिशा में रेल व्यवस्था निश्चित रूप से ठीक होगी, ऐसा मैं मानता हूँ। इतना ही धन्यवाद आप सब मेहमान लोग का जिन्होंने हमारे साथ इस 1 घंटे की डिबेट में आप लोगों ने भाग लिया। बस धन्यवाद। देखते रहिए जी राजस्थान न्यूज। और एक बड़ी खबर भी, एक इंपॉर्टेंट खबर भी है, वो जयपुर से ये कि आपदा प्रबंधन मंत्री कटारिया का बयान सामने आया है। विधानसभा चल रही है और यहां पर एक बड़ा बयान है, इसे समझना जरूरी। 7,759 गांव में 50% से ज्यादा खराबा हुआ है। 13,224 गांवों का जिक्र किया गया जिसमें 25 से 50% खराब हुआ है। 41 किसानों की मौत की बात सामने आई है। 98 बड़े पशु मारे गए हैं। 2000
89 भेड़ों की मौत हुई है, जबकि 20,855 मकानों का नुकसान हुआ। ये खबर आपको देनी जरूरी थी, क्योंकि ये वो आंकड़ा है जो सदन के पटल पर आपदा प्रबंधन मंत्री ने गिरदावरी के बाद रखा है। धन्यवाद।